हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। ये आपका नेट का टॉपिक है, कॉमर्स 08 जिसका कोड है, और ये यूनिट 1 में आता है। और ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का एक पार्ट है, मतलब उसके एग्जांपल्स हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। What is European Union? European Union is a group of 28 countries that operates as a cohesive economic and political bloc. 19 of the countries use the euro as their official currency. तो 28 कंट्रियों का समूह है जो आपस में एक तरीके से बिजनेस करती हैं, ट्रेड करती हैं, और जिसमें से 19 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि यूरो को एज अ करेंसी यूज़ करती हैं। मतलब यूरोप के जो करेंसी है यूरो, उसको ही यूज़ करती हैं इन ट्रेड एग्रीमेंट में। तो आपको जैसा कि पता है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए बनाया ही जाता है कि जो भी कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं, जो भी कंट्रीज साइन कर रही हैं एग्रीमेंट्स को, उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जैसा कि आपने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, तो आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा क्लियर होगा। इसके पहले का वीडियो है वो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। 28 कंट्रीज़ होती हैं यूरोपियन यूनियन में, और दूसरा 19 कंट्री उसमें से यूरो का यूज़ करती हैं ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, द EU grew out of the desire from a single European policy entity to the end of the centuries of the welfare among the European countries that culminate the World War II and decimated much of their contents. The European singles market was established by 12 countries in 1993 to ensure that far for freedom, the movement of goods, service, people and money. तो यूरोपियन यूनियन जो बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि एक सिंगल मार्केट बन जाए। सारी कंट्रीज़ जो भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो सारा मिला के एक मार्केट बन जाए, और एक लोगों में स्ट्रेंथ आ जाए, मतलब कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेंथ आ जाए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन को। और 12 कंट्रीज़ को जोड़ा गया था 1993 में, और जिनके बीच में गुड्स का, सर्विस का, पीपल्स का, मनी का एक अच्छा मूवमेंट शुरू हो गया था। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। 12 कंट्रीज जुड़े थे साथ ही साथ 1993 में। नेक्स्ट आते हैं, द US ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल एट 17.1 ट्रिलियन डॉलर in 2017, which was 2.9 trillion less than the United States 20 trillion GDP अकॉर्डिंग टू द फिगर अवेलेबल टू द वर्ल्ड बैंक। तो बहुत अच्छा इनका बिजनेस हुआ है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का। तो इसका मतलब जो भी इन लोगों ने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, ये एक सक्सेसफुली तरीके से रन किया, और उसने इनके जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। नेक्स्ट आते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। द ट्रेड यूनियन बिगन एज एन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी which was founded in 1950 and had just a 6 member: Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands. It became the European Economic Community in 1957 under the Treaty of Rome, subsequently become the European Community। तो देखिए किस तरीके से जो हमारा यूरोपियन यूनियन बना है। तो सबसे पहले जो ये यूरोपियन यूनियन था, उसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसके अंदर 6 कंट्रीज़ थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम को इन्होंने साइन किया, तो उस कम्युनिटी का नाम चेंज करके यूरोपियन कम्युनिटी बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में पूछ सकता है। द अर्ली फोकस ऑफ द EC वॉज अ कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ कस्टम बैरियर्स। तो मतलब जो हमारा यूरोपियन कम्युनिटी था, उसका मेन मोटिव क्या था कि वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को लेके आए सबके लिए, और जो ट्रेड कस्टम बैरियर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उसको हटाए ताकि लोग अच्छे से ट्रेड कर सकें। द EC इनिशियली एक्सपेंडेड इन 1973 व्हेन डेनमार्क, आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस एंड स्पेन बिकम द मेंबर। तो 1973 में EC और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, मतलब जो हमारा यूरोपियन कम्युनिटी चल रहा था वो ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, कुछ और बड़ी कंट्रीज़ उनके संग जुड़ गई।
directly elected as a European Parliament took office in 1979. तो डायरेक्टली इलेक्टेड यूरोपियन पार्लियामेंट जो था वो 1979 में उसका एक परमानेंट प्लेस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इन 1986 अ सिंगल यूरोपियन एक्ट solidified the principle of foreign policy cooperation and extended the power of the community over the members. They act also the formalize the idea of the सिंगल यूरोपियन मार्केट। तो 1986 में जो सिंगल यूरोपियन एक्ट पास किया गया था उनका मेन मोटिव यही था कि जो यूरोप का मार्केट है उसको एक सिंगल मार्केट मतलब एक बड़ा मार्केट बना दिया जाए और सारी कंट्रीज़ को साथ में जोड़ लिया जाए। पहले तो कंट्रीज़ जोड़ी थी लेकिन और कंट्रीज़ जोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। द मद्रास ट्रीटी took effect in November 1, 1993 and the European Union replaced with EC। अब यहाँ पे नवंबर 1, 1993 डेट याद कर लीजिएगा। इस दिन इसका नाम यूरोपियन ईसी से ईयू हो गया, मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया। यूरोपियन कम्युनिटी से अब इसका नाम यूरोपियन यूनियन हो गया। दैट ट्रीटी क्रिएटेड द यूरो विच इज़ इंटेंडेड टू द सिंगल करेंसी ऑफ द फॉर द ईयू। तो इस ट्रीटी में ये कंफर्म किया गया कि अब जो आपस में जो हम ट्रेड करेंगे वो यूरो के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सिंगल करेंसी का दर्जा मिल गया कि हम लोग यूरोप में ये करेंसी यूज़ करेंगे। द यूरो डेब्यूटेड ऑन द जनवरी 1, 1999 डेनमार्क एंड द यूनाइटेड किंगडम नेगोशिएटेड opt out previously the permit them to retain their own currencies। मतलब जो यूनाइटेड किंगडम था और डेनमार्क था उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी तो वो अपनी ही करेंसी को इससे ट्रेड करते थे, बाकी इनको छोड़ के सब लोग यूरोपियन करेंसी को यूज़ करना शुरू कर दिए। तो देखिए नोट्स जो हमारा है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। बहुत डीप नोट्स है, थोड़ा बड़ा नोट्स हमारे चैनल पे आपको मिलेगा क्योंकि हम लोग नेट के टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और उसमें हम लोग कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर मेंटेन करिए। अब नेक्स्ट आते हैं, सेवरल न्यू मेंबर्स ऑफ द ईयू हैज़ नॉट येट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अडॉप्टिंग द यूरो। तो कुछ मेंबर्स जो बन गए थे ईयू के लेकिन उन्होंने यूरो को मतलब यूज़ करने के लिए माना नहीं। तो जैसे मैंने बताया ना कि जो कंट्रीज़ थी उसमें से 19 कंट्री ऐसी थी जो यूरो को यूज़ कर रही थी, बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो अपने करेंसीज़ को यूज़ कर रही थी। तो उनको हटाया नहीं गया, मेंबर तो थे ही, बिजनेस तो चल ही रहा था, करेंसी बस वो यूज़ अपना कर रहे थे। नेक्स्ट है स्पेशल कंसिडरेशन द ईयू टू फेस द नंबर ऑफ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस भी बहुत आई थी ईयू के साथ। अब चैलेंजेस को पढ़ते हैं। नॉर्थ साउथ इशू, द ईयू एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक have struggled with the higher sovereign debt and collapsing growth of Portugal, Ireland, Greece and Spain since the global finance market collapsed in 2008। तो 2008 में जो मंदी आई थी, जो मार्केट कोलैप्स हुआ तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी यूरोपियन यूनियन की। ग्रीस एंड आयरलैंड रिसीव फाइनेंशियल बेल आउट फ्रॉम द कम्युनिटी इन 2009। तो 2009 में इस कम्युनिटी के थ्रू ग्रीस और आयरलैंड की जो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी इनको बेल आउट पैकेज भी दिया गया था यूरोपियन यूनियन के थ्रू, विच वॉज अकम्प्लिड बाय द फिस्कल ऑस्ट्रियाई पोर्टुगल फॉलोड इन 2011 अलॉन्ग विद द सेकेंड ग्रीक बेल आउट। फिर उसके बाद एक और बेल आउट, ग्रीक बेल आउट दिया गया था 2011 में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स एंड इकोनॉमिक स्टिमुलेशंस फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे ताकि यूरोपियन यूनियन ग्रो कर सके, जैसे रेट को और कम किया गया, प्लस और भी बेल आउट पैकेज दिए गए। किसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके फंक्शनिंग में उसको बचाने के लिए। Northern countries such as Germany, United Kingdom and the Netherlands increasingly resent the financial drain from the south. Repeated rumors that the Greece would be forced to withdraw from the euro failed to materialize and aimed disagreement as to whether
they whether the move was legally possible as it was not covered in the maastricht treaty। तो उसमें क्या था, ग्रीस की हालत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो ग्रीस ने डिसाइड भी कर लिया था, ऐसे र्यूमर्स आए थे कि ग्रीक इस एग्रीमेंट से हट जाएगा और उसको वो छोड़ के उसमें से निकल जाएगा। तो ये एक तरीके का र्यूमर्स थे, क्योंकि स्थिति उस समय बहुत ख़राब चल रही थी यूरोपियन यूनियन की। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स अभी भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू।